हेलो एवरीवन। तो देखो अपन पढ़ रहे थे चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। तो देखो आज इस चैप्टर को अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होती है, उसकी डायमेंशन को किस तरीके से लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे आज अपन, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो देखो हमने पढ़ा था कि फिजिक्स के अंदर हमने कहा जो स्टैंडर्ड एक सिस्टम बना यूनिट्स का, वो क्या था, एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स बना, जिसके अंदर अपनी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी और 2 आपके पास अदर्स, एंगल और सॉलिड एंगल, अदर फिजिकल क्वांटिटीज थी। बाकी सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज उन पे डिपेंड करती है या उन्हीं से मिलकर बनी होती है, तो उनको बोला जाता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब अगर मान लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आती है, तो उसकी डायमेंशन किस तरीके से लिखी जाएगी, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा कि मान लेते हैं कि ऐसे समझो कि मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेल नोन फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं कि आपने 9th क्लास 10th क्लास में फोर्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो हमने कहा कि चलो फोर्स के बारे में अगर बात करें, तो हमने कहा जो फोर्स है, फोर्स को हम क्या लिखते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, यही हम क्या लिखते हैं, फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं, m इंटू ए। तो देखो यूनिट क्या बनती है इसकी, तो हम कहते हैं इसकी यूनिट बनती है, मास को लिखते हो आप केजी में, मास को किस में लिखते हो, केजी में। तो हमने कहा कि इसके में यूनिट लिखो, तो ये बना केजी, इंटू एक्सेलरेशन बनता आपका मीटर और अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। ये आपको याद है फोर्स के बारे में। अब देखो होता क्या है कि जितनी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, जितनी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, वो सारी की सारी किससे बनी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। किससे बनी है बताओ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। तो अब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम इसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में रिप्रेजेंट करें, फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में रिप्रेजेंट करें, तो देखो होगा क्या, हमने कहा यहां पे ये केजी बता रहा है किसको, मास को। किसको बता रहा है, ये मास को बता रहा है। तो हमने कहा यहां से कि ये केजी है, ये हमें बता रहा है किसके बारे में, मास के बारे में। किसके बारे में बता रहा है, मास के बारे में। मीटर किसके बारे में बता रहा है, तो हमने कहा ये बता रहा है मास के बारे में, ये बता रहा है लेंथ के बारे में, ये बता रहा है टाइम के बारे में। ऐसा है। तो अब है क्या कि मैंने कहा मास को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता हूं मैं एम से, लेंथ को मेजर करता हूं या रिप्रेजेंट करता हूं एल से, और टाइम को रिप्रेजेंट करता हूं टी से। तो मैंने कहा यहां पर ये जो फोर्स है, इसको अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर पावर के रूप में रिप्रेजेंट करूं, तो मैं कहूंगा यहां से ये मेरे पास बना, यहां पे क्या मेरे पास बना, यहां से आपके पास एम है, ये मास को लिख रहे हैं। बताओ केजी एक बार है, तो केजी पे पावर कितनी है, 1 है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये जो मास है इस पे पावर कितनी आई है, 1 आई है। ये जो लेंथ है, मीटर क्या है, लेंथ है, इस लेंथ को मैं ऐसे बोलूं कि लेंथ पे पावर कितनी है, 1 है। और टाइम अपॉन में है, ऊपर ले जाएंगे तो बताओ क्या आएगी पावर, -2 आएगी। और -2 आएगी तो मैं ऐसे बोल दूंगा t टू द पावर -2। तो देखो क्या किया मैंने, ये जो फोर्स डेराइव्ड क्वांटिटी थी अपनी, इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में लिखा। तो मुझे दिखाई दिया कि जब मैं फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में लिखता हूं, तो मास पे पावर 1 आती है, लेंथ पे पावर 1 आती है, और टाइम पे पावर
-2 आती है। तो बच्चों आपके पास जो डायमेंशन होती है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, ये और कुछ भी नहीं है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर पावर्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्हीं पावर्स को क्या बोला जाता है? डायमेंशन बोला जाता है। तो हम कहेंगे कि फोर्स की जो डायमेंशन है उसमें मास की डायमेंशन 1 है, लेंथ की डायमेंशन भी 1 है और टाइम की डायमेंशन -2 है। क्या कहेंगे बच्चों? कि अब इसको और शॉर्ट में से लिख देता हूं यहां पे कि मैंने कहा कि जो फोर्स है, इस फोर्स की डायमेंशन की बात करें तो मैंने कहा मास की डायमेंशन 1, लेंथ की डायमेंशन 1 और टी की डायमेंशन है -2। इसी को क्या बोला जाता है? किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन। क्या बोला जाता है? फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन। तो फिर दूसरा वर्ड आता है यहां पर डायमेंशन के बाद डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तुम्हें बोला जाए बताओ फोर्स की डायमेंशन क्या है, तो तुम बोलोगे फोर्स की डायमेंशन में मास की डायमेंशन 1 है, लेंथ की डायमेंशन 1 है और टी की डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन क्या है? -2। अगर मैं इसको इस फॉर्मूले के रूप में लिख दूं, इसे फॉर्मूले के रूप में लिख दूं, तो मैं बोलूंगा इसको डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलूंगा? डायमेंशनल फॉर्मूला। यानी कि इस फॉर्म में लिख दूंगा तो इसको डायमेंशनल फॉर्मूला बोलूंगा। और अगर मैं यहां पे ये बड़ा ब्रैकेट लगा के ऐसे लिख देता हूं तो ये बताता है एफ की हम डायमेंशन लिख रहे हैं। ये बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, तो इसका मतलब होता है एफ की डायमेंशन लिख रहे हैं और एफ की फोर्स की डायमेंशन m1, L1 और T -2। ऐसे मैंने लिख दिया इस फॉर्म में। तो अगर मैं इस फॉर्म में लिख दूंगा तो इसको हम बोलेंगे यहां पे क्या? डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बोलते हैं यहां पे इसको? डायमेंशनल इक्वेशन। यानी कि अगर यहां ब्रैकेट लगा के मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूं तो ये यहां पर बन जाता है डायमेंशनल इक्वेशन। तो बच्चों क्या हमने क्लियर किया कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन है इट इज नथिंग देन, केवल क्या है? डायमेंशन डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उनके ऊपर पावर्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो पावर्स ही क्या है? बेसिकली उसकी डायमेंशन है। फिर उसको इस इक्वेशन के रूप में लिख दिया, इसके रूप में दिखा देंगे तो अपन बोलेंगे ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। उस फिजिकल क्वांटिटी पे बड़ा ब्रैकेट लगा के इसको ऐसे लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगी? आपके पास डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इनकी डेफिनेशंस है वो लिख लेते हैं। तो जो अभी हमने बात की उन्हीं चीजों को एक बार वापस लैंग्वेज के रूप में बात कर लेते हैं। तो हमने कहा कि अगर हम बात कर रहे हैं कि डायमेंशंस, तो डायमेंशंस को हमने क्या कहा कि द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स, to which the base quantities are raised to represent that quantity। मतलब ये एनसीईआरटी के हिसाब से डेफिनेशन है, मीनिंग आप समझ गए कि अगर हम फिजिकल क्वांटिटी है कोई भी तो उसको क्या करते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में लिखते हैं। तो उसके ऊपर जो पावर्स आती है, एक्सपोनेंट्स आते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन बोला जाता है। जैसे देखो यहां पर हमने जो एग्जांपल लिया था, द डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर m to the power 1, l to the power 1, t to the power -2। तो इसको ऐसे लिखा तो अब हम क्या बोलेंगे? Thus the force has one dimension in mass। क्या बोलेंगे? Force has one dimension in mass,
1 dimension in length and -2 dimensions in a time. The dimensions in all other base quantities are 0. और जिनको नहीं लिखा है, क्योंकि 7 बेस क्वांटिटीज थी अपनी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, तो केवल 3 ही आए हैं, तो हम कहेंगे बाकियों पे पावर कितनी है, बाकियों की डायमेंशन क्या है, 0 है। बाकियों की डायमेंशन क्या है, 0 है। तो बच्चों ये समझ में आया आपको। उसके बाद देखो वही डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं जो अपन ने बात की। हमने कहा कि इसको हम क्या करें कि जैसे मास है, मास को हमने लिखा, मास में केवल m ही आ रहा है तो m1, बाकी सब क्या है 0। तो इस फॉर्म में लिख देंगे, तो इसको क्या बोला जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोला जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो क्या बोलेंगे, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी is that expression which represent how and which of the base quantities are included in that quantity. तो it is written by enclosing the symbols for base quantities with appropriate power in square bracket, यानी स्क्वायर ब्रैकेट में पावर्स लगा के बंद कर देंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहां पर ये बन जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे हमने कहा ये डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का हो गया, ये मास का हो गया। मोमेंटम आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूं। मोमेंटम होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो देखो मास को लिखते हो आप किसमें, केजी में, इंटू वेलोसिटी आपकी हो जाती है मीटर पर सेकेंड में, किसमें हो जाती है, मीटर पर सेकेंड। तो m पे पावर आपकी 1, l पे पावर 1, t नीचे है तो t पे पावर नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो -1। ठीक है, तो ये बना आपका मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला को लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरी बात आती है किसकी, डायमेंशनल इक्वेशन की। किसकी बात आती है, डायमेंशनल इक्वेशन की। तो देखो डायमेंशनल इक्वेशन में हमने क्या कहा था कि वही आप क्या करो, फिजिकल क्वांटिटीज को स्क्वायर ब्रैकेट के रूप में लिख के उसके सामने डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो, तो वो क्या बन जाती है, डायमेंशनल इक्वेशन। तो देखो है क्या, एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग ए फिजिकल क्वांटिटी with its dimensional formula is called the dimensional equation of the physical quantity। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी है, उसको ब्रैकेट में लिखे सामने डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो, तो उसको क्या बोला जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बोला जाएगा उसको, डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे हमने क्या कहा यहां पे, thus the dimensional equations are the equations which represent the dimensions of a physical quantity in terms of base quantities. For example, the dimensional equation of volume, speed, force। तो देखो यहां पर अपने कुछ क्वांटिटीज ली है, ठीक है। सबसे पहले ये वॉल्यूम है। अब देखो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। वॉल्यूम बच्चों क्या लिखते हैं, वॉल्यूम किस में आता है, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब का मतलब हो गया लेंथ पे पावर 3, लेंथ पे पावर 3, बाकी कुछ नहीं है। तो मास पे डायमेंशन 0, लेंथ पे पावर 3 होगी, टाइम पे डायमेंशन 0। इसको ये तो बन गया इधर डायमेंशनल फॉर्मूला। अब वॉल्यूम पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसको इक्वल लिख दोगे, तो इसको बोलेंगे वॉल्यूम की डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको, वॉल्यूम की डायमेंशनल इक्वेशन। इसी तरीके से देखो यहां पर ये आपकी स्पीड है, क्या है, स्पीड है। तो स्पीड क्या होती है आपकी, मीटर पर सेकेंड। तो बताओ मीटर पर सेकेंड, मीटर आपकी लेंथ, सेकेंड आपका टाइम। तो बताओ अब यहां से L पे पावर 1, T पे पावर -1, इस तरीके से अपन स्पीड की डायमेंशनल इक्वेशन लिख सकते हैं। फोर्स अभी अपन ने लिखा ही है,
डेंसिटी याद हो तो ठीक है, वरना आपको मैं बता देता हूं। डेंसिटी होती है मास मतलब केजी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब। डेंसिटी को क्या लिखते हैं अपन है मास पर यूनिट वॉल्यूम तो होता है केजी पर मीटर क्यूब। तो बताओ केजी मास, मास एम पे पावर 1, ये लेंथ, लेंथ पे पावर 3, तो आपके पास बना m1l-3, t नहीं है तो t 0। तो ये डायमेंशनल इक्वेशन बन गई आपकी किसकी, डेंसिटी की। किसकी बन गई, डेंसिटी की। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो डायमेंशनल इक्वेशन लिखनी है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, डायमेंशन लिखनी है, तो उन चीजों को हम इजीली लिख सकते हैं। तो देखो यहां तक आपको क्लियर हुआ बहुत ही अच्छे से कि डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है और डायमेंशनल इक्वेशन है क्या होती है। तो अब देखो ये जो डायमेंशन वाला पार्ट है ये है क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन लिखने का। आप जब से शुरू करोगे चैप्टर और जब 11th 12th पूरी फिजिक्स हो जाएगी 11th और 12th की, तब तक लास्ट चैप्टर तक ये डायमेंशन वाला पार्ट चलता रहता है। क्योंकि देखो हर फिजिकल क्वांटिटी का आइडिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, आप पहले दिन तो सारे फिजिक्स याद करने नहीं लग जाओगे। तो क्या तरीका होता है कि जैसे जैसे चैप्टर्स आते जाते हैं वैसे वैसे आप क्या करते जाते हो, फॉर्मूले याद करते जाते हो, उनके यूनिट्स याद करते जाते हो और उसी से आप क्या लिख देते हो, डायमेंशंस लिख देते हो। तो डायमेंशन वाले में आपको बस यह है कि अगर आपको फॉर्मूला पता है, आपको या यूनिट पता है, तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो। तो चलो देखो कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले लिखते हैं अपन, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन लिखेंगे अपन, डायमेंशनल फॉर्मूला डायमेंशन ऑफ some physical quantities, some physical quantities। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने की अपन कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले अपन लिखते हैं, आपको दिया जाता है कि मान लो सबसे पहले तो देखो पार्ट यही आता है एरिया, ठीक है। सिंपल मैं आपको यूनिट बताता जाऊंगा, आप साथ साथ लिखते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे। तो मैंने कहा अगर मान लो आपका बोला गया एरिया है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, किसका, एरिया का। तो आपने किसी ने कहा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है या एरिया का यूनिट क्या होता है। तो बच्चों एरिया में क्या आता है आपका, एक या ऐसे आपने सीधा सा पढ़ा है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ, स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर, तो क्या आता है उसका यूनिट मीटर का स्क्वायर। तो मैं यूनिट आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। और आपको क्या करना है साथ में उसका मुझे बताना है डायमेंशनल फॉर्मूला। बताओ देखो एरिया मीटर स्क्वायर, मीटर को रिप्रेजेंट करेंगे लेंथ से, तो लेंथ पे पावर कितनी, 2, लेंथ पे पावर कितनी, 2। तो आपने कहा इसका तो डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया क्या, कि यहां पे सीधा सा इतना ही दिख रहा है, m है नहीं, लेंथ पे पावर 2, t है नहीं, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, m0l2 और t 0। किस सबने किया होगा, आप देखो। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड, एरिया के बाद में वॉल्यूम, किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम की। तुमने कहा चलो वॉल्यूम की बात की जाए, वॉल्यूम की बात करेंगे। तो हमने कहा वॉल्यूम के लिए चलो मैं आपको दे देता हूं इसका यूनिट मैंने आपको दे दिया। इसका जो यूनिट है ये यूनिट है आपका मीटर का क्यूब। क्या है यूनिट इसका, मीटर का क्यूब। आपको बताना है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। सोचो जल्दी, मीटर आया है तो लेंथ की पावर
3, लेंथ की पावर 3 मतलब L क्यूब, बाकी कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा M0 L3T0, ये हो गया आपके पास वॉल्यूम। फिर आता है यहां पे अपन लिखते हैं, चलो थर्ड, ये मैंने कहा थर्ड लिखे हैं, थर्ड आपको दिया गया डेंसिटी। क्या दिया गया? डेंसिटी। यूनिट में आपको देता जाऊंगा, यूनिट इसका होता है डेंसिटी का, देखो डेंसिटी का जो यूनिट है ये होता है केजी। डेंसिटी का यूनिट होता है, ये होता है केजी पर मीटर क्यूब। क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। तो आपने कहा ये m पे पावर 1, ये l पे पावर 3, तो ये बना आपके पास क्या कि m टू द पावर 1, l टू द पावर ऊपर जाएगा तो -3, l टू द पावर ऊपर जाएगा तो ये -3, और t है नहीं, तो हमने कहा ये कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0। चलो आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी के बाद में आगे वाला बात करें अपन, तो डेंसिटी के बाद में आपको दे दिया ये चौथा टर्म है, फोर्थ टर्म, ठीक है। ये आपको दे दिया मान लो वेलोसिटी या स्पीड। क्या दे दिया? वेलोसिटी या स्पीड, ये दे दिया। देखो दोनों का ही यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। आपने कहा मीटर, लेंथ किससे रिप्रेजेंट किया? एल से, सेकेंड टाइम, दोनों पे ही पावर क्या है? 1 1, और दोनों पे ही पावर 1 1 है, तो आपने इसको लिखा m नहीं है 0, l है 1, t ऊपर जाएगा तो पावर -1। तो हमने कहा ये बन गया आपके पास वेलोसिटी या स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट चलते हैं, चलो तो नेक्स्ट आगे बढ़े, तो हमने कहा मान लो आपको दिया गया एक्सेलरेशन। क्या दिया गया? एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, ये मैं बता देता हूं, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब देखो चलो कैलकुलेट करो जल्दी से, कैलकुलेट करोगे तो यहां पे मीटर को रिप्रेजेंट कर दिया L से, सेकंड को टाइम से रिप्रेजेंट कर दिया तो t टू द पावर 2 बना। क्या बना? L अपॉन टी स्क्वायर। L अपॉन टी स्क्वायर मतलब ये बना आपके पास m नहीं है तो m0, L1 और t -2, ये बन गया एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्स, एक्सेलरेशन के बाद में आता है क्या? फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने लिखा ही था। क्या लिखा था? फोर्स का यूनिट आपके पास होता है ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो एक चीज यहां से, ये तो अपन ने कैलकुलेट किया, m टू द पावर कितना बना? 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2। आपको एक कोशिश करनी है, क्या आपको क्या करना है कि जो फोर्स की डायमेंशन है, डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये याद कर लेनी है, क्योंकि पूरी की पूरी 11th क्लास के अंदर सबसे ज्यादा जो वर्ड काम में आता है वो कौन सा होता है? फोर्स। ये मैक्सिमम जगह यूज में आएगा आगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। तो F का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 और t -2, ये हमें याद रहना चाहिए ताकि थोड़ा जल्दी से आगे वाली चीजों को हम रिलेट कर पाए, आगे वाली चीजों को जल्दी से रिलेट कर पाए। चलो देखो फोर्स के बाद में नेक्स्ट आता है आपका, तो नेक्स्ट है आपका 7 वर्क।
वर्क या फिर एनर्जी की भी डायमेंशन सेम ही होती है। तो देखो वर्क और एनर्जी है, इसको लिखते हैं हम क्या, यूनिट में लिख देता हूं चलो बेस के रूप में। तो ये होता आपका केजी इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। या वर्क और एनर्जी में क्या होता है, वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो या तो आप सीधे से लिख सकते हो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट में कि डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, तो मैं यहां लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये बन जाएगा m1 L2 और t माइनस 2। क्या बन जाएगा, m1 L2 और t माइनस 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो मैं क्या दूंगा, या तो m1 L2 t माइनस 2 हो गया, या फिर आप अगर बेसिक से जाते हो तो बेसिक से जाएंगे तो हम बोल देंगे मास को लिखेंगे हम m से, लेंथ को लिखेंगे l से। तो ये अपने पास बनेगा यहां से क्या, m1 L2 और t कितना हो गया, -2। क्या हो गया, -2। ये बन जाता है वर्क और एनर्जी का। उसके बाद नेक्स्ट तुम्हें दिया पावर। पावर है इसका जो यूनिट है, इसको लिखते हैं बच्चों, पावर को लिखते हैं वर्क अपॉन टाइम के रूप में। किसके रूप में, वर्क अपॉन टाइम के रूप में। तो इसका बेसिक जो यूनिट है वो बन जाता है आपका क्या, कि वर्क आपका ये था केजी इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। अपॉन टाइम करते हैं तो यहां से टाइम पे जो पावर है ये हो जाती है कितना, 3 अपॉन में कितना हो जाती है, 3। तो या तो आप डायरेक्ट लिखते हैं पावर होता है वर्क पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो यानी कि जो वर्क वाला है इसमें टाइम का डिवाइड कर दोगे, वर्क वाले में टाइम का डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा टाइम की पावर -3 बन जाएगा, और बाकी वैसा का वैसे रह जाएगा। या बेसिक से चलना चाहे तो हम कह सकते हैं यहां से कि m1 L2 और t -3। क्या बन गया, -3। चलो कुछ और लिख लेते हैं। उसके बाद में 8 के बाद में 9, ठीक है। 9th आपको दिया टॉर्क। टॉर्क का भी देखो बच्चों यूनिट क्या होता है, यही रहता है आपका न्यूटन इंटू मीटर, या ऐसे कहें कि फोर्स और लेंथ के मल्टीपल के रूप में ही रहता है। तो हम इसका यूनिट सेम वैसा ही बन जाता है केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, ये यूनिट रहता है। यूनिट मिल गया, उसके बाद तो आपका टॉर्क का जो फॉर्मूला है सेम ही बन जाएगा, किसके जैसा, वर्क के जैसा। यूनिट भी ऐसा का ऐसा रहता है। तो ये बन जाता है m1 L2 और t -2। तो इस तरीके से देखो आपने ये देखा कि होता क्या है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर मुझे उसका आइडिया है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसका मुझे आइडिया है तो मेरे पास फॉर्मूला है या यूनिट है, तो मैं उसको देखकर उस फिजिकल क्वांटिटी का मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकता हूं, उसकी डायमेंशनल इक्वेशन लिख सकता हूं। तो देखो ये डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का पार्ट है, ये आप क्या करते हो, पहले चैप्टर से स्टार्ट करके लास्ट वाले चैप्टर तक इसको लिखते जाते हो। बस आपको शुरुआत में आइडिया रहना चाहिए कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा कैसे जाता है। तो आप सबको समझ में आया होगा कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं।